खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। क्रिप्टो करेंसी से अमीर बनाने का झांसा देकर सैकड़ों के साथ की ठगी। पीड़ितों ने कोतवाली और NEB थानों में करवाई FIR। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों का लगाया चूना। पीड़ितों ने कार्रवाई की लगाई गुहार। नाबालिग की बरामदगी की मांग पर मिनी सचिवालय पर दिया धरना। बहादुरपुर से हुआ था अपहरण। और झिरंडिया हत्याकांड में 2 को हुई उम्र कैद और 2 को सुनाई 10 साल की सजा। अलवर के SC/ST कोर्ट ने सुनाया फैसला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। क्रिप्टो करेंसी के लोकप्रियता को देखते हुए एक शातिर दिमाग ने इसमें निवेश से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर सैकड़ों लोगों के रुपए हड़प लिए। यह 10वीं फेल ठग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में रैकेट चला रहा था। ये दोनों आरोपी बड़े शो ऑर्गेनाइज करते और इन्वेस्टमेंट को 10 गुना करने का दावा करते थे। आरोपियों के जाल में फंसे लोगों को दुबई भी ले जाया गया, यहाँ इन्हें क्रूज पार्टी दी गई और महंगे होटल्स में रुकवाया गया। इसी झांसे में आकर किसी ने बेटी की शादी के लिए बचाए रुपए इन्हें दे दिए तो किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी। आरोपी राजेश सैनी दौसा के गीजगढ़ का रहने वाला है। वह अपनी गर्लफ्रेंड हिना सैनी के साथ मिलकर अलवर से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे। राजेश सैनी खुद को अलवर में डिजिटल कॉइन का संचालक बताता था, साथ ही झांसा देता था कि यह डिजिटल करेंसी कुछ समय में क्रिप्टो करेंसी की तरह महंगी हो जाएगी। आरोपियों का शिकार होने वालों में अलवर के पीड़ितों की संख्या सबसे ज्यादा है। जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला तो 6 पीड़ितों ने अलवर के कोतवाली थाने और 1 पीड़ित ने अरावली विहार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजेश सैनी ने लोगों को फंसाने की शुरुआत अलवर के एक बियर बार से की। ठगों ने सबसे पहले बार के मालिक प्रदीप सोलंकी को ही अपने झांसे में लिया। फिर उसके कई बिजनेसमैन दोस्तों और बार में आने वाले लोगों को 10 गुना मुनाफे का लालच देकर फंसाया था। इन्होंने बियर बार मालिक के 35 लाख हड़प लिए। इन्होंने दिल्ली के अर्जुन सोलंकी और विपिन कुमार सहित अलवर के रामकिशोर यादव, पुष्पेंद्र पटेल, मोनू सेन और विमल तिवारी आदि से भी ठगी को अंजाम दिया। रामकिशोर यादव है साहब, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये राजेश सैनी मेरे पास प्लॉट लेने के लिए आया था और इसने प्लॉट लिया। उसके बाद में इसने बताया कि आप पैसे कैसे कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसने कहा कि 1 रुपये लगाओ 10 रुपये कमाओ। तो मैंने कहा भाई कौन सा बिजनेस है। इसने क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया, भाई क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाओ। उस समय 5-7 लाख रुपए मैंने लगा दिए थे साहब। 2024 में हमें दुबई भी लेके गया था। वहाँ दुबई में मीटिंगें की, क्रूज वगैरह, यहाँ से लगभग 200 लोग भर के ले गया था ये। बाकी वहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ करवाया और होटलों में 4-5 दिन होटलों में भी रुके थे। बाकी वहाँ से आने के बाद में जो भी पैसे लगे थे वो मना कर दिया। जो सिस्टम था सारा बंद हो गया। अब इससे कहते हैं कि साहब पैसे दो। लेकिन कितना नुकसान हो गया? लगभग मेरा 9 लाख के आसपास होगा और मेरे साथियों का लगभग 18-20 लाख के आसपास होगा। जो क्या है 2020 में राजेश सैनी जो गीजगढ़ गांव है जो सिकंदरा दौसा थाने का है उससे, और हिना सैनी अलवर की है उससे है जो मेरी बार पे हेडक्वार्टर के नाम से बार है उस पर मेरी मुलाकात हुई। इनने है जो क्या है मुझे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। कुछ है जो ब्राउजर वगैरह इस टाइप की वीडियो वगैरह उनने लुभाव ने वो दिखाए और वो दिखा के इनने है जो क्या है हमसे करीब 30 लाख रुपए के आसपास मेरे और बाकी और लोगों के है जो मेरे मिलने वाले हैं उनके करीब करोड़ों रुपए के आसपास है जो हमसे ठगी करके और है जो क्या वो ले गया। इसने हमें है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे नेक्सा ब्लॉक बताया, बीलो बताया, है जो NRK बताया और भी बीलो बताया। ऐसे बहुत सारे है जो क्रिप्टो करेंसियों के नाम बताए और उनमें हमसे है जो इनने इन्वेस्टमेंट कराया। जब कुछ पैसे इनने है जो हमारे अकाउंटों में डाले, लेकिन जब बाद में ये सब बंद हो गए, इनने कहा कि जी हमारे पैसे की है जो पूरी गारंटी है, आप है जो टेंशन मत लो प्रदीप सर, जितना लगाना है उतना है जो आप लगा दो। लेकिन लास्ट में हमारे पास जब पैसा नहीं आया तो हम इससे है जो पैसा मांगने की है जो क्या
कोशिश करने लगे तो इसके फ़ोन बंद मिले। ये दुबई चला गया, कभी है जो कहीं चला जाता था, नंबर बदलते रहता था। और अब है जो क्या है, जब इससे एक बार पैसे मांगने गया तो लोगों से है जो क्या है, अलग अलग लोगों से डराता है, धमकाता है और कई चीज़ें हैं जो क्या है ये हमें करता है। अब आपने मुकदमा वगैरह कराया? सर मैंने मुकदमा है जो क्या है करवाया था, मारपीट हुई, उसके बाद में मैंने क्या है SC ST में बाकी और भी मुकदमा है जो क्या मैंने करवाया, जिसमें अभी जांच है जो क्या चल रही है। और वहीं फर्जी कंपनी बनाकर नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पेशेवर अंदाज में सूट बूट पहनकर और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर लोगों को विश्वास में लिया और करीब 10 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। निजाम नगर लक्ष्मणगढ़ निवासी बने सिंह के अनुसार उसके पुत्र हरिओम को दौसा जिले के मयंक भाबुका और पूजा सैनी ने इजी टू फाइंड प्रोवाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी में मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा था। यह कंपनी अलवर के वंडर मॉल के पास संचालित की जा रही थी। आरोपियों ने हरिओम के जरिए लोगों को नौकरी देने के झांसे में लेकर उनसे 7.25 लाख रुपए की राशि वसूल ली। इसके अलावा हरिओम की सितंबर 2024 की सैलरी भी नहीं दी गई। ठगी करने वाले आरोपी किराए की लग्जरी कारों में चलते थे और महंगे सूट बूट पहनकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे, जिससे लोग उन्हें बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि समझ बैठते थे। जब पीड़ित ने पूजा सैनी से जवाब मांगा तो उसने 23 अक्टूबर 2024 को एक शपथ पत्र पर लिखकर अपनी गलती मानी, लेकिन इसके बाद दोनों आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो गए। पीड़ित ने पहले 9 मई और फिर 26 मई को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उसने अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरा बेटा वंडर मॉल अलवर किसी काम से गया था, तो उसके रूम नंबर 301 में रोजगार देने जैसी बात लिखी हुई थी। तो मेरा बेटा अंदर जाकर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, उनसे मिला। तो उन्होंने बताया कि हम एयरफोर्स में, रेलवे में, बैंक में और काफ़ी जगह रोजगार और लड़कों को लगवाते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा मुझे अलवर किसी बैंक में लगवा दो। तो उन्होंने कहा 8,000 रुपये लगेंगे। मेरे बेटे ने 8,000 रुपये में हाँ कर ली और दूसरे दिन जा कर के 2,500 रुपये उनको फ़ोन पे किया और 4500 रुपये नकद दे करके और उनसे कहा मुझे जॉइनिंग लेटर कब दोगे। तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन में आपको फ़ोन कर देंगे। वहाँ जाकर मेरे बेटे ने जॉइन लेटर मांगा तो कहा कि आप जॉइन लेटर का क्या करोगे, मेरी ऑफिस में आप काम कर लीजिए। तो मेरा बेटा 12,500 रुपये में उन्हीं के ऑफिस में काम करने के लिए राज़ी हो गया। उसके बाद वो लड़का और लड़की दोनों के दोनों फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे और किराए की गाड़ी में सूट बूट पहनकर टाई लगाकर ऑफिस आते थे। तो मेरे बेटे को लगा कि इनकी कोई अच्छी पहुंच है या इनकी कोई एजेंसी है या इन्होंने सरकार से कोई परमिशन ले रखी है, उसके तहत ये बच्चों को नौकरी दिलवाते हैं। उसके बाद में छलपूर्वक मेरे बेटे का फ़ोन लेकर के और लड़कों से मेरे बेटे के फ़ोन पे पैसे डलवा कर खुद के फ़ोन पे में पैसे डाल कर मेरे बेटे को भी उसमें ख़राब कर दिया। और मेरे बेटे के कुछ युवक मिलने वाले थे, उनसे भी पैसे लेकर के और मेरे बेटे के फ़ोन पे में डलवा कर खुद के फ़ोन पे में डाल लेते थे। मेरे बेटे को काफ़ी बात पता लगा कि ये लोग मेरे फ़ोन पे में पैसे डलवा कर और ख़ुद के फ़ोन पे में डाल लेते हैं। मेरे बेटे के फ़ोन को वो जब्त कर रखते थे। इस तरह काफ़ी लड़कों से तकरीबन 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके और रातों रात वो ऑफिस करके यहाँ से फरार हो गए। 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के 16 दिन बाद भी पुलिस नाकाम है। ऐसे में आक्रोशित बहादुरपुर के ग्रामीणों ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही SP और कलेक्टर को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 1 जून को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं पूर्व मंत्री मंगलराम कोली भी समर्थन में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के युवक ने अपहरण किया है और पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। इसी मामले में मंगलवार को बहादुरपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण अलवर के मिनी सचिवालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने अलवर के एसपी और कलेक्टर को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। धरने में पहुंचे पूर्व मंत्री मंगलराम कोली ने भी पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया। वहीं नाबालिग के परिजन ने बताया कि गांव का युवक 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लड़की को लेकर फरार हो गया है। मामला तो अभी आपको इन्होंने बताया था। एक लड़की है जो मात्र 13 साल की है, बहादुरपुर की रहने वाली है और उसको क्या अपहरण किया गया है और आज तक उस चीज़ का पता नहीं लगा। उस बात को करीब कम से कम 20 दिन हो गए, ज़्यादा 16 दिन हो गए और 16 दिन से अभी तक प्रशासन उसकी बरामद नहीं किया है। तो समाज सभी इकट्ठा होकर के समाज ने तय किया है कि हम उनको 1 तारीख तक का अल्टरनेट देते हैं, 31 तक का। 31 तक हमारी बच्ची बरामद नहीं होती है तो 1 तारीख को समाज पूरी तरह से धरना देगा और समाज शांति प्रिय धरना देगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेगा। थी 11 तारीख को रात को करीब 2:30 बजे से हमारी बेटी प्रीति, जो कि नाबालिग है और 14 साल की है, वो लापता है। पुलिस प्रशासन को हमने 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई सदर थाने में। उसके क्रम में हमें काफ़ी गए भी थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और 5 दिन पहले एसपी ऑफिस में हम आए और करीब 20-25 लोग थे। तभी इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इसमें कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई लड़की का लापता नहीं है, लापता है अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की हमको 2-3 दिन के अंदर अंदर लड़की को हमको सुपुर्द करें, और नहीं तो हम ये पूरा समाज, अभी ये कुछ कम संख्या में, नहीं तो पूरा समाज यहाँ पर आंदोलन करेगा, धरने पर बैठे। ये बच्ची कौन से गांव की है? बहादुरपुर की है, अपने अलवर ग्रामीण बहादुरपुर में है। किसी ने अगवा किया, उसका कुछ पता है क्या आपको? किसने अगवा किया है, ऐसा कुछ वो पता लड़का है, उसका लड़के का नाम दे रखा है हमने, जो उसको लेके गया है। गांव का लड़का? गांव का ही लड़का है और प्रीतम नाम है लड़के का, वो उसको लेके गया है। हाँ, वो लड़की अनुसूचित जाति की होता है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के झिरड़िया गांव में 9 मार्च 2012 को हुए हत्याकांड में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें धर्मवीर और राजेंद्र को आजीवन कारावास एवं राकेश और बाबूलाल को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। प्रकरण के अनुसार खेत की तरफ जाते जौहर सिंह पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। देखिए, दिनांक 9/3/2012 को किशनगढ़ थाने में थावरिया जाति हरिजन निवासी झिरंडिया ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसके अंतर्गत उसने बताया कि मुल्जिमान उसके चाचा जो कि शौच के लिए जा रहा था। सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर जो रास्ते में बैठे थे, घात लगाकर बैठे थे, और परिवादी के चाचा जो ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने ताबड़तोड़ जानलेवा उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे जो इंजर्ड था, मजरूब था, जोर सिंह नाम का व्यक्ति था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसको इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां उसका लंबा ट्रीटमेंट चला। न्यायालय में इस प्रकरण में लगभग 13 हमने अभियोजन साक्षी के रूप में गवाहों को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया है। आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए इसमें 4 आरोपियों की ट्रायल चली थी, जिसमें से 2 आरोपियों को, धर्मवीर और राजेंद्र और फरज्जू को 307 में 10-10 साल की सजा, तथा इसके साथ ही SC/ST की धारा 32VA के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा से इन दोनों आरोपियों को दंडित किया है, तथा शेष 2 आरोपी राकेश और बाबूलाल को 307 में दंडित करते हुए 10-10 साल की सजा से उनको दंडित किया है, तथा सभी 4 मुल्जिमानों पर पृथक भिन्न धाराओं में अर्थदंड से भी इनको दंडित किया गया है। तो टोटल कितनी धारा, मतलब कितनी है सजा चारों पर? चारों पर मैंने बताया ना आपको, बाबूलाल और धर्मवीर, इन दोनों पर तो आजीवन कारावास। IPC के सेक्शन 307 में तो 10 साल की सजा है, और 10 साल या 10 साल से अधिक की जो सजा जिनमें IPC सेक्शन में की जाती है, उनमें SC/ST एक्ट का सेक्शन 32VA लागू हो जाता है। तो उसके तहत इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अलवर शहर में 2 दशक से पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। लोग सड़कों उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्विमिंग पूल, निजी टैंकरों और सर्विस सेंटर के लिए पानी भरपूर उपलब्ध है। साथ ही इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। अधिकांश निजी टैंकर पानी का विक्रय कर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। जलदाय विभाग द्वारा पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं करने से लोग टैंकर मंगवाने को मजबूर है। इन दिनों प्रति टैंकर 500 से लेकर 800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उधर मंगलवार को पानी की बोरिंग को जोड़ने को लेकर 2 वार्डों के बीच आपस में विवाद हो गया। वार्ड वासियों ने बताया कि अखेपुरा मोहल्ला स्थित खैराती बाबा का चबूतरा और तेलीपाड़ा के लोगों में तनातनी बनी हुई है। यहाँ वार्ड 26 में बोरिंग हो चुकी है और वार्ड 21 के लोग इस बोरिंग से पानी लेना चाह रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, साथ ही समझाइश का प्रयास किया। इसके अलावा लोगों ने वापस लौटती पुलिस गाड़ी को भी रोक लिया। फिलहाल पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति शांत करवाने का प्रयास किया है। अभी तेलीपाड़ा में एक बोरिंग हुई थी 3 फेस 200 mm की, उसमें पानी भी अच्छा निकला है। इन लोगों के पहले पानी का क्राइसिस था, उसको देखते ही करवाई थी। अभी इन लोगों के पानी खूब आ रहा है, 12-12 घंटे पानी आ रहा है। इस पानी को हम जो बगल का मोहल्ला है खैराती बाबा का चबूतरा और आसपास का एरिया, इसमें देना चाह रहे हैं। ये उसका विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। इनको समझाइश करके भी कोशिश की गई लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। अभी और समझाइश की जा रही है, अधिकारी आ रहे हैं हमारे और समझाइश करके काम करवाए। इधर बोरिंग सैंक्शन हुई पड़ी है कि पहले कुछ ऐसे? बोरिंग सैंक्शन नहीं इधर नहीं। बोरिंग तो नज़दीक यही है ना, इसमें पानी अच्छा इससे दे सकते हैं इनको, तो फिर जगह जगह करवाने की आवश्यकता क्या है? इसमें हमने बोरिंग करवाई थी तेलीपाड़ा में। 2 साल से बहुत मेहनत करके हमने इस बोरिंग को लगवाया है। इधर वाले पक्ष वालों ने बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। अब हमारी आज बोरिंग लग गई है तो इसके हकदार बन रहे हैं ये कि हमें भी पानी दो। इससे पहले इधर एक बोरिंग लगी हुई है, आज तक इस बोरिंग का पानी क्यों नहीं लिया इन लोगों ने, जो अभी थोड़ी दूर है, 10 कदम में 50 नहीं है। वो वाटर वर्क्स में है गुजरी, कमलेश गुजरी, वो पहले भी हमारे मोहल्ले में आई थी। वो मेरे को पत्थर मार के गई थी। नहीं मानो तो हमारी सारी मोहल्ले की औरतें बैठी है, इनसे आप पूछ लो है। और अब भी उनके उसमें आई थी। हम सिर्फ पानी मांगने के लिए यहाँ पे आए थे कि जो हमको कनेक्शन कर लेने दो, लेकिन ये हमको पानी लेने नहीं दे रहे। हम एसटी में आते हैं, ये बनिए हैं, तेली है हमारी जाति धान का है, ये उसमें आते हैं, हम नीची जात में आते हैं, इसलिए हमको ये पानी नहीं दे रहे। आज पुलिस भी आई हुई है, आज जयन आए और पुलिस भी आई है। कल हम तेजस सिंह जी ने भी उनको फ़ोन करा था, भाई जाओ उनको पानी दिलाओ। वार्ड तुम्हारा अलग है या एक ही वार्ड दोनों? ये हमारा वहाँ से आता है, 26 वार्ड भी है और 26 वार्ड भी है, 20 वार्ड भी है। यहाँ पे मतलब हत्या भी लेके तो लोग, ये सब झूठ है। और वहीं अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है। ऐसे में मंगलवार को यहां की महिलाएं स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग पहुंची, साथ ही अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में वर्षों से पानी की सप्लाई बाधित है। हाल ही में करवाई गई नई बोरिंग से भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय महिला मोहिनी गुप्ता ने बताया कि नई बोरिंग होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। महिलाएं बोरिंग स्थल पर खुद पहरा देती हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल पाता। उधर वृद्धा इंदिरा देवी सहित तारामती शर्मा ने भी समस्या की जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि अब वे खुद मौके पर मौजूद रहकर तीनों बोरिंग से एक साथ पानी की सप्लाई चालू करवाएंगे। पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या है। कब से नहीं आ रहा? कोई 15 दिन हो गया। तो आज ही क्या बोरिंग करी थी, आ जाता था, अब नहीं आता है। तो अब क्या बंद कर जाता है पहले 10 बजे। पड़ोसी को चाबी दे रखी है। उसने जो वाटर सप्लाई शुरू करता है वो मनमर्जी कर रहा है। वो तो बेचारों का ही कर रहे, पर पड़ोसी जो को चाबी दे रखी है मनमर्जी कर रखी है। वाटर बॉक्स की जो चाबी है पड़ोसी के पास है। तो ये अभी क्या करें अधिकारी? अब ये कह रहे हैं मैं खोलूंगा खुद आके 12 बजे तक। और ये शिवाजी पार्क से वहाँ पर एक बोरिंग नहीं हुई है, तो जिसमें क्या है कुछ लोग अपनी अपनी चलाते हैं, अपना पानी भरने के बाद उसको लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमारी तरफ पानी चढ़ता है 1-1.5 बजे, जो उससे पहले 10 बजे 11 बजे उस बोरिंग को बंद कर देते हैं वो लोग। चाबी अपने पास रखते हैं वो लोग। कौन लोग हैं जो बंद कर देते हैं? अब नाम तो नहीं ले सकती, पर हैं 2-3 लोग जो चाबी से बंद कर देते हैं। ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं बोरिंग के और हम आप तक पानी नहीं जाने देंगे, हम तो खुद ही। तो अभी ये अधिकारियों ने क्या कहा? अब अधिकारियों ने कहा हम एक साथ तीनों बोरिंग खोलेंगे और लास्ट पॉइंट तक चेक करेंगे कि पानी कहाँ तक नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता, और आज ये पूरा खोल के देखेंगे। कब से समस्या आ रही है आपको? हमको समस्या आ रही है 1-1.5 महीने, वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन जब से बोरिंग हो रही है 1 महीने से आ रही है हमें समस्या। हम शिवाजी पार्क से आए हैं। एक ऐसी ये सारी महिलाएं जो हैं ये पानी के लिए क्या होता है कि अभी जो 4 साल से तो हमारे वैसे भी पानी नहीं आ रहा। हम टैंकरों से रोज़ पानी मंगवा रहे थे, हमारे कितने पैसे तो टैंकरों में खर्च हो गए, और जो हमारी मतलब समस्याएं होती हैं वो दूर नहीं हुई हमारी। अगर अभी एक बोरिंग हुई है
हमारे पार्क से आगे वाले पार्क में एक बोरिंग हुई है और वहाँ से पानी, हमें उम्मीद थी कि वहाँ से पानी आएगा, लेकिन वहाँ से भी हमारे लिए कोई पानी नहीं आया और हम सारी महिलाएं इकट्ठी होके वहाँ पे 12-12 1-1 बजे तक वहाँ बैठती हैं, वहाँ मतलब धरना देती हैं एक तरह से कि हाँ भाई हमें पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। जैसे ही हम अपने घर में आते हैं वैसे ही पीछे से मोटर कोई बंद कर देता है। इनकी जो पानी की जो छोड़ते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। बाकी हम आज जयन महोदय के आए हैं, ये देखते हैं आगे क्या समस्या। कभी इन्होंने ये कहा है कि 3 मोटरों का पानी हम आज एक साथ छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी गली में पानी आ जाए। अगर आज भी नहीं आया तो हम परसों फिर यहीं पे ही आएंगे, फिर इनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछेंगे अब क्यों नहीं आ रहा पानी। बाकी तो ये सारी महिलाएं हैं ही हमारे साथ में जो हैं, बाकी सब कोई प्रॉब्लम है। हम देखिए, हम तो सारी रात जगते हैं और सारा दिन भी जगते हैं, हमारा महिलाओं का कोई भी मतलब अब कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। पानी को लेके हम सारी महिलाओं ने दिन रात एक कर रखा है। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर टेम्पो स्टैंड के पास बने क्वार्टर्स में मंगलवार को एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर एनबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। वहीं बाद में महिला प्रीति ने शव की पहचान अपने पिता सिरसा निवासी बलदेव सिंह के रूप में की है। प्रीति ने बताया कि उसके पिता बलदेव पिछले करीब 13 साल से अलवर में उनके साथ रह रहे थे। हालांकि पिछले 6 महीने से वे बेटी से भी अलग रहते थे और रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते थे। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि मौत 4 से 5 दिन पहले हुई है, वहीं इसके कारणों की जांच की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक खाली मकान में डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ पहुंचे तो एक मृतक जिनके बारे में मालूमात किया गया तो उनकी बेटी ने, उनका नाम बलदेव सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी सिरसा हरियाणा के मूल निवासी हैं, जो कुछ वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। उनकी बेटी भी पास में ही एक मकान में रहते हैं, बेटी दामाद। अभी एफएसएल टीम पहुंच रही है, उसके बाद में उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चय 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है, तो जैसा पोस्टमार्टम बाद होगा उसके बाद पता लग पाएगा मृत्यु के कारण का। ये सूचना पहले परिवार आ गया था या बाद में आया? सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ पहुंची, पुलिस पहुंच गई, उसके बाद फिर तलाश किया है इसकी पहचान के लिए सब परिवार। अलवर के पुराना सूचना केंद्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने किया। इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने नेहरू जी के व्यक्तित्व और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करती है। उधर इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। देखिए, आज देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए और जो आजाद भारत की बुनियादी ढांचा की नींव रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी आज उनके आइडल पे पहुंच करके उनको श्रद्धासुमन करने आई है। पूरा देश आज जवाहरलाल नेहरू जी को बाल दिवस के रूप में उनको याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं समझता हूं महात्मा गांधी के इतने प्रशंसक, अनुयायी और सिद्धांतों पर चलने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1912 के अंदर कांग्रेस पार्टी की उन्होंने पूर्ण रूप से एक प्रतिनिधि के रूप में सदस्यता लिया और गांधी जी के आजादी की उस आंदोलन की दौड़ में उन्होंने अनेकों आंदोलनों के अंदर, जितने भी आंदोलन उसमें पार्टी भाग लिया और लगभग उस आंदोलनों के कारण वो 6 साल तक अपनी जेलों के अंदर भी रहे। 6 साल तक उसकी आंदोलन के कार्यकाल के अंदर वो 6 साल तक जेल में भी रहे। लगातार नहीं, बार आंदोलन के वहां के अंग्रेज शासक उनको जेल में डालते थे। 6 साल तक उसका रहा और वो एक सिद्धांतवादी आदमी रहे और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने भारत को इस ढांचे में ढाला। आम मूलभूत देश की जनता का जो चाहिए थी वो सोच कर, मतलब कह रहे पंचशील योजनाएं लागू किया उन्होंने, जो पंचशील योजनाओं में पूरा देश की
शक्ति बनाने के लिए। खासकर उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए सेना की तरफ ध्यान दिया और सेना को अतिरिक्त फंड देकर मजबूत एक फोर्सेज को देश की सुरक्षा के लिए खड़ा किया। आज मैं समझता हूं ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिलना मुश्किल है, जो कि इस प्रकार से ढांचा को तैयार किया, देश के ढांचे को, जो कि उसके कार्यकाल में 1962 के अंदर जो चाइना ने युद्ध किया उसमें थोड़ा सा सदमा लगा, लेकिन फिर भी हमने डिफीट नहीं हुए, हम हारे नहीं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक संपन्न परिवार के व्यक्ति होते हुए अपनी सारी सुख सुविधाओं त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई में लगभग 11 साल वो जेल में रहे। मैं ऐसी महान महात्मा की पुण्यतिथि पर आज उन्हें सत नमन करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा जागी रहे, उनका इस देश पर, देशवासियों पर और कांग्रेस पार्टी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत। और वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके अलवर से जुड़ाव को भी याद किया गया। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनुसार वर्ष 1954 में नेहरू जी सरिस्का आए थे। साथ ही कंपनी बाग में सेवा दल और कांग्रेस जनों के सम्मेलन को संबोधित किया था। साथ ही एडवोकेट गोयल ने अन्य पहलुओं की जानकारी भी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलवर में 2 बार आए और तीसरी बार आने का उनका प्रोग्राम था, लेकिन देहांत होने के कारण नहीं आ पाए। और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ कांग्रेस का, राजस्थान के कांग्रेस जनों का एक सम्मेलन हुआ और उस रजवट के अंदर वो आए और उन्होंने 7 रोज़ के कैंप का उद्घाटन किया और अपना भाषण दिया। इसमें उनका स्वागत जो है रामजीलाल जी अग्रवाल, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और नंदलाल जी अग्रवाल और रामदत्त जी ने स्वागत किया। साथ ही साथ 1959 में वो फिर आए और यहाँ कांग्रेस जनों का उन्होंने संबोधन किया और सिरस्का को घूमा। के.एल. सैनी उस समय रेंजर थे, बाद में वो डिप्टी डायरेक्टर बने। इसी तरीके से तीसरी बार सिरस्का के अंदर अखिल भारतीय आपकी फिजिकल इंस्ट्रक्टर का शिक्षण प्रशिक्षण कैंप था और उसका वार्षिक उत्सव होना था। जनरल भोंसले जो हैं वो नेहरू जी के बड़े मित्र थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था और उसके बाद उनका देहांत हो गया तो वो नहीं आ पाए। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की याद यहाँ पर है। उस समय मैं जो है कांग्रेस छात्र संघ का राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष था और साथ ही साथ यहाँ पर हमने उनके संबंध में एक कविता 1964 के अंदर उनके देहांत पर लिखी थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ कुछ अंश उसके। शची रो उठी इंद्र के हास्य को देखकर, आने वाला जाता भी है, एक नहीं अनेक बार आए और गए, नाम भी न रहा उनका दुनिया में, लेकिन देश का भविष्य कैसा हो कहाँ हो इस चिंता में काली घटाएं छा गई हैं, छट जाएंगी धीरे धीरे देश के कर्णधार, स्वतंत्रता सेनानी, भारत का वीर सिपाही, प्रजातंत्र का रक्षक, योजनाओं का निर्माता, समाजवाद का महावीर, युग प्रवर्तन आज नहीं रहा, काल ग्रसित हुआ है। अलवर के अंबेडकर सर्किल पर हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। युवक की पत्नी कोमल ने बताया कि वह 80 क्वार्टर्स की रहने वाली है और उसने अंबेडकर सर्किल पर लस्सी की रेहड़ी लगा रखी है। इसी दौरान शुभम नाम का एक युवक आया और रेहड़ी हटाने लगा। विरोध करने पर शुभम ने कोमल और उसके पति अरुण के साथ मारपीट कर डाली। ऐसे में अरुण को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम रेहड़ी लगाते हैं, मेरे हस्बैंड काम पे से आए थे, वो हटाने के लिए बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि हटा रहे हैं, और इतने में उसका लड़का आया और मेरे हस्बैंड पे मारने लग गया। किस चीज़ की रेहड़ी लगाते हो आप? लस्सी की। लस्सी की जी। तो ये क्या काम करते हैं?
शालीमार में करते हैं जो ठेकेदार का काम। ठेकेदार का क्या काम करते हैं? कार क्लीनर। है? कार क्लीनर। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ? फिर उसका लड़का आया और मेरी कुर्सी थी लकड़ी की, उसी को उठा के मेरे हस्बैंड को मारने लग गया वो। अब मेरे को भी धक्का वक्का करने लग गया, मेरे ऊपर भी दे रहा था। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चोट आ गई, बेहोश होकर गिर गए तो इनके सर पे चोट करने लग गई है। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम शुभम है, पिता का नाम गजानंद उर्फ गजेंद्र। कहाँ का रहने वाला है वो? अलवर का ही है। उनकी शॉप है कपड़ों की। तो वो क्यों हटा रहे हैं? वो पता नहीं उनको क्या आपत्ति हो रही है, पर वो कहते हैं कि हाँ मतलब भंगी करके बोल रहे थे वो, मतलब तुम अदर कास्ट वाल्मीकि हो तो यहाँ ऐसे कैसे कर सकते हो ये काम। अलवर के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक एमआर मीणा ने बताया कि अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए युवा और उद्योगपतियों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में हुई कार्यशाला में उद्योग लगाने की जानकारियां दी गई। इसके अलावा सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रमुख विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यह आयोजन दिल्ली रोड स्थित मुंगस्का के पास अलवर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित किया गया। यहाँ उद्योगपति अजय अग्रवाल सहित मत्स्य उद्योग क्षेत्र के अधिकांश उद्यमियों और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। राजस्थान सरकार का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट आए उसमें सरकार किस प्रकार आपकी मदद करेगी, योजनाओं के माध्यम से, इंसेंटिव के माध्यम से, वो सब आज आपको हम बताएंगे। जो सेल टैक्स से पधारे अधिकारी हैं मुकेश जी, वो भी आपको अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। लीड बैंक ऑफिसर पीएनबी से पधारे हैं, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। एजीएम सिडबी से पधारे हैं, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और जिला उद्योग केंद्र की जो सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। और फिर जो आपकी क्वारीज है वो क्वारीज आप पूछ सकते हैं। जैसा आपको विदित है कि एमएसएमई जो दूसरा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा देश में रोजगार दे रहा है, तो एमएसएमई का देश की जीडीपी में 30% योगदान है और एक्सपोर्ट में 45% योगदान है। तो एमएसएमई के लिए और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए जो राज्य सरकार की स्कीम्स हैं वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक हैं, आपको सपोर्ट करेंगी आर्थिक रूप से। और जो भी आपकी समस्या है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से भारतीय खेल प्राधिकरण का हॉकी आवासीय योजना हॉस्टल अब अलवर से बरेली शिफ्ट नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के प्रयासों के बाद हुए निर्णय से खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। खेल प्राधिकरण के अधिकारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि नवीन स्कूल में हॉकी खेल मैदान बनाने का भी प्रस्ताव है। इस मैदान पर आधुनिक एस्ट्रो टर्फ होने की स्थिति में खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आएगा। और हॉकी के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए, समाज के लिए काम किया है। ये ओपन काम किया, जो बोला एक बार इसमें उठनी है पूरा काम। जो मैदान आप बता रहे हैं हॉकी के लिए, वो इस जगह उपयुक्त है या उसके लिए? नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ का प्रपोजल चल रहा है, शायद नवीन स्कूल ये यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ सारे प्रोग्राम होते हैं ना स्टेट के भी। ये 26 जनवरी 15 अगस्त वो बनेगा नवीन स्कूल में प्रपोज्ड है। और कह भी रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे बना रहे हैं। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, इन बच्चों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, अलवर को फायदा होगा। देश संत कबीरदास महाराज के 628वें प्रकटोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत मंगलवार को दूसरे दिन सदगुरु कबीर धर्मदास सेवा समिति की ओर से चित्रगुप्त छात्रावास से संत कबीरदास की शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। इससे पूर्व सोमवार रात चित्रगुप्त छात्रावास में सत्संग किया गया। संस्था से जुड़े सेवादार महेंद्र देवीदास ने बताया कि अलवर सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए संतों ने कबीरदास की वाणी और वचनों पर प्रकाश डाला। उधर प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा वापस चित्रगुप्त छात्रावास पहुंची और भंडारा एवं सत्संग के आयोजन हुए। आज हमारे सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि अलवर जिले के पूरे ही सभी समस्त कबीरपंथियों की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें रात्रि को सत्संग का आयोजन हुआ था, जिसमें दूर दराज से यानी कि हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, सभी जगह से संत महंत पधारे थे। और
उन्होंने अपने सदगुरु कबीर के वाणी वचनों पर यानी कि प्रकाश डाला और उनके वाणी वचनों को। आज सुबह क्या 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 कार्यक्रम हुआ? सुबह आज हमारी यानी कि सदगुरु कबीर साहब की शोभा यात्रा, जो सदगुरु कबीर साहब ने एक सत्यनाम का जो शब्द दिया था, सत्य का संदेश दिया था, उस सत्य का संदेश को लेकर के आज ये शोभा यात्रा अलवर के अंदर में पूरे सभी सब कबीरपंथी मिलकर के सभी यानी कि इसको शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम होगा? इसके बाद में भोजन भंडारा होगा और आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और सदगुरु कबीर साहब का यानी कि सत्संग होगा 2 घंटे के लिए। उसके बाद सत्संग होगा। और ये जो अभी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ होकर वापस आई? ये शोभा यात्रा चित्रगुप्त छात्रावास से लेकर के घंटाघर, होप सर्कस, घंटाघर से चर्च रोड होती हुई मन्नी का बड़ से गोपाल टाकी से वापस कंट्रोल रूम होती हुई वही चित्रकूट धर्मशाला के लिए वापस। अलवर जिले सहित शहर में शनि मंदिरों में शनि जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। वहीं मन्निकाबड़ शनिदेव मंदिर में भी शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंदिर पुजारी शिव कुमार ने बताया कि यहां भगवान शनि महाराज को पंचामृत से स्नान करवाया गया, साथ ही महा आरती और भंडारे का आयोजन भी हुआ। वहीं शाम को मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ एवं भजन कीर्तन किए गए। दोनों एक साथ मनाई जाएगी और पूजनी भी मनाई जाती है शनि जयंती माउस पे। और सुबह बाबा के पंचामृत से स्नान किया गया, उसके बाद में पोशाक नहीं पहनाई गई, उसके बाद में श्रृंगार किया, श्रृंगार के बाद में महाआरती हुई, आरती के बाद फिर भंडारा शुरू किया 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और शाम को सत्संग वगैरह चल ही रहा है और गिरी मस्ती का शाम को बाबा का प्रसाद लगाया चलेगा रात पर प्रोग्राम। किस उपलक्ष्य में किया जाता है? शनि जयंती। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का भव्य आयोजन 29 मई से 4 जून तक होगा। कथा का वाचन स्वामी कमलदास बापू करेंगे। श्री खाटू श्याम मंदिर प्रचार समिति से जुड़े सुनील गोयल के अनुसार इस अवसर पर गुरुवार को सुबह 8:15 बजे श्री खाटू श्याम मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। अलवर के तुलेड़ा रोड से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पार्षद सतीश यादव ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं शिवाजी मंडल ने इस रैली का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भारतीय सेना के प्रति जबरदस्त उत्साह है लोगों में, कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, इससे सारी देश की जनता बहुत भारतीय सेना पर बहुत गर्व महसूस कर रही है। इसी को लेकर के पूरे देश की जनता जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आज शिवाजी मंडल में भी हमारे तुलेड़ा रोड का जो स्थान है, इस पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अलवर जिले के पत्रकारों की ओर से सूचना केंद्र के सभागार में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सुनील बिज्जू को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष सुनील बिज्जू की स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बहुत से पत्रकारों ने सुनील बिज्जू के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। इनमें राकेश अंसक, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, अवधेश सिंह, इतिहासकार हरिशंकर गोयल, धर्मेंद्र अदलखा, डॉक्टर महेश वर्मा, यूडी खान, मनोज गुप्ता और हितेंद्र सिंह नरूका सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी छगन लाल यादव शामिल थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जार जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने अपने संस्मरण सुनाए और सुनील बिज्जू सहित वरिष्ठ पत्रकारों की स्मृति में पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान पत्रकार मनोज कटोरी वाले को भी याद किया गया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र अदलखा ने किया। एटीएल की ओर से बाला किला बफर जोन के जंगल में पानी के टैंकर भेजने का अभियान जारी है। वन्यजीव प्रेमी ओम प्रकाश ने बताया कि इस मुहिम से और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। वहीं टैंकरों से बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्यजीवों के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है। वहीं यह मुहिम कई वर्षों से लगातार चल रही है। एटीएल की तरफ से जो पानी की व्यवस्था टैंकरों के द्वारा पशु पक्षियों के लिए चला रखी है, वो एक अच्छा काम है। जानवरों को, बेचारों को पानी में गर्मियों में पानी मिलता है और राहगीरी को भी पानी की व्यवस्था में सही रहती है व्यवस्था।
इस मुहिम को काफ़ी समय हो गया और लोगों को भी जरूरत है इसकी। ये व्यवस्था काफ़ी समय से चल रही है और चलती रहनी चाहिए। गर्मियों में सबों को फ़ायदा मिलता है इससे। जिला अभिभाषक संघ ने सचिव पंकज शर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा है। इसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए भूमि आवंटन एवं निर्माण की मांग उठाई गई है। यह ज्ञापन वरिष्ठ अधिवक्ता केजी खंडेलवाल के सानिध्य में दिया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आज जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा बार सचिव पंकज शर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें जो न्यायालय नए भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं उनमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर्स की भूमि व उनके निर्माण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता केजी खंडेलवाल के सानिध्य में ज्ञापन प्रेषित किया गया। उस समय काफ़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे, जिनमें रामनिवास सैनी, पंकज, राहुल यादव, सुनील शर्मा इत्यादि अधिवक्ता मौजूद रहे। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार गत कई वर्षों से वन्यजीव और पशु पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही सभी को अपने घरों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने चाहिए। इसी क्रम में पदाधिकारियों ने किशनकुंड क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन परिंदे लगाए हैं। इस अवसर पर इंजीनियर राजदीप शर्मा, केजी गुप्ता, गौरव अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी, ओम प्रकाश सोलंकी, अशोक गुप्ता, ओम प्रकाश अरोड़ा और दिलीप खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। आज फिर से जो है किशनकुंड विकास समिति के द्वारा परिंदे लगाए गए हैं और निरंतर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही किशनकुंड विकास समिति का कार्य शुरू हो जाता है परिंदे लगाने का, ताकि जानवर और पक्षियों को जो है नियमित रूप से पानी मिलता रहे। किशनकुंड विकास समिति की ओर से आज परिंदे लगाए गए। यहाँ पर किशनकुंड विकास समिति के द्वारा अनेक कार्य कराए जाते हैं, जैसे शिव जी के मंदिर में रंगाई पुताई, मरम्मत वगैरह, ये सभी कार्य करा रहे हैं और वृक्षारोपण करा रहे हैं। यहाँ पर जो है पानी चुग्गा की जानवरों को व्यवस्था कराते हैं। लगातार सामाजिक एवं उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोविड के समय से लेकर और अभी तक निरंतर पशु पक्षियों की सुरक्षा, उनको दाना पानी, चुग्गे की व्यवस्था, किशनकुंड की सफाई और अत्यंत जितने भी सराहनीय कार्य हैं वो किशनकुंड की ओर से कराए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में लगातार कई 15-20 लगभग दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है कि परिंदे लगाओ और पक्षी बचाओ। संडे हो या मंडे, रोज लगाओ परिंदे वाला जो अभियान है। आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। पशु पक्षियों के लिए पानी की लगातार कमी होती जा रही है। पेयजल की व्यवस्था आपको पता है शहर में किस प्रकार की है, तो पहाड़ पर लगातार पानी तपता है। जब पानी तप जाता है तो हमने परिंदे, मिट्टी वाले परिंदे लगाए। मिट्टी के परिंदे में पानी ठंडा रहता है। निश्चित रूप से हम सभी को, शहर वासियों को मैं ये अपील करता हूँ कि परिंदे आवश्यक रूप से लगाएं। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है।
समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गायत्री परिवार अलवर द्वारा मालाखेड़ा के कटला मोहल्ला स्थित सीताराम जी मंदिर में कन्या कौशल कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान नारी स्वावलंबन, नारी शिक्षा, बच्चों को संस्कार और मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल आदि विषयों पर चर्चा की गई। खंडवा छत्तीसगढ़ से आई पूर्णिमा पवार, तनु परिहार और मोहिनी सूर्यवंशी ने उपयोगी जानकारी देते हुए प्रेरक प्रसंग सुनाए। साथ ही ममता गुप्ता, आशा तिवारी, नीता शर्मा, शशि गुप्ता और पूनम गुप्ता आदि ने भी जागरूक किया। इसके अलावा महिला मंडल का गठन किया गया जो मालाखेड़ा कस्बे के सामाजिक शिक्षा एवं बच्चों के संस्कार पर कार्य करेगा। कार्यक्रम के अंत में फलाहार का वितरण कर जन जागृति रैली भी निकाली गई। शनि जयंती महोत्सव पर आड़ापाड़ा स्थित सीताराम जी और हनुमान जी महाराज मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं ने पवन सुत और बजरंग बली का पूजन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान नरेंद्र सिंह, सचिन कुमार और अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे। उधर हनुमान मंदिर के सेवक राज कपूर ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद लिया। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ आज मंगलवार है, यहाँ भक्त लोग बहुत आते हैं, पूजा अर्चना की जाती है और भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गांव करने के उद्देश्य से अकबरपुर में भी कदम उठाए गए हैं। यहाँ ग्राम पंचायत भवन में बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। उमरेण पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की गई है।
गौरतलब है कि शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में भोजन करने के लिए प्लास्टिक के दोनों पत्तलों का उपयोग होता है। यह प्लास्टिक उत्पाद बाद में नष्ट नहीं होता। ऐसे में बर्तन बैंक से बर्तन देकर गांव में होने वाले कार्यक्रमों में भोजन करवाया जाएगा। सहायता समूह अध्यक्ष शीला सिंधी और सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इसका संचालन जय अम्बे महिला स्वयं सहायता समूह की शीला सिंधी द्वारा किया जाएगा। वहीं अकबरपुर के अलावा तुलेड़ा और भूगोर ग्राम पंचायत में भी बर्तन पहुंचा दिए गए हैं। ये राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषणा करी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे, उसके तहत उमरैण पंचायत समिति में 3 पंचायतों को इसके लिए प्रथम फेज में चुना है, जिसमें एक अकबरपुर है। 1 लाख रुपए के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है और 400 थाल सेट, इसके साथ 3-3 कटोरियाँ, 1 चम्मच, 1 गिलास ये खरीद के और सरकार ने दिए हैं। ये राजीव इकाई की जो महिला स्वयं सहायता समूह है, ग्राम पंचायत उनको देगी। और हमारी ग्राम पंचायत निवासियों सभी से अपील है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़कर जो भी घर में कोई भी समारोह, शादी समारोह या कोई भी कार्य हो, उसमें इनका उपयोग करें। सरकार ने इसके लिए सामान्य परिवार के लिए 3 रुपये प्रति सेट किराया रखा है। SC, ST, BPL और विधवा महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है, 1.5 रुपये करीब किराया रखा है। मेरा नाम शीलाबाई है, मेरा गांव का नाम अकबरपुर है, मेरे समूह का नाम जय अम्बे है। हमारे पंचायत समिति से हमको बर्तन मिले हैं। सरकार ने योजना की है कि ना दोनों पत्तलों को हटाया जाए और जिसकी शादी ब्याह हो उसमें बर्तन बांटेंगे हम। किसी को जरूरत हो बर्तनों की बता देना, 3 रुपये थाली पंचायत से मिलेगी आपको। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है। साथ ही अलवर के निवासियों के लिए जल संकट से राहत की उम्मीद भी जगाती है। रूपा रेल को अलवर की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी 2 जिलों की प्यास बुझाती थी और भरतपुर एवं अलवर में रूपा रेल नदी का पानी बड़ी मात्रा में जाता था। साथ ही अलवर का जयसमंद बांध रूपा रेल नदी के द्वारा ही भरा जाता था, लेकिन अब यह बांध पानी के लिए तरस रहा है। वहीं अब भजनलाल सरकार द्वारा संचालित नदी पुनर्जीवन योजना के तहत रूपा रेल नदी का पानी जयसमंद बांध में अधिक से अधिक पहुंचाने की उम्मीद बंधी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला इसके लिए प्रयास में जुटे हैं। गौरतलब है कि रूपा रेल नदी नटनी का 12 से विभाजित हो जाती है। नदी के एक हिस्से का पानी भरतपुर जाता है और दूसरे हिस्से का पानी जयसमंद बांध में पहुंचता है। उधर रूपा रेल के पानी में इन दिनों जलकुंभी तेजी से फैल रही है। जिला कलेक्टर ने बरसात का मौसम आने से पहले इसे हटाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जलकुंभी की वजह से पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा है। मानसून आने से पहले रूपा रेल नदी के बहाव के अवरोधक हटा दिए जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अलवर जिला डार्क जोन में है और ऐसे में रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि रूपा रेल नदी वर्ष भर बहती है। इस नदी में भर्तरी, तालवृक्ष, नलदेश्वर, पांडुपौल और अन्य धार्मिक स्थलों से पहाड़ी क्षेत्रों का पानी आता है। ऐसे में रूपा रेल को अलवर की गंगा कहा जाता है। पूर्व में रूपा रेल नदी की नहरों से सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो चुका है। इसके अलावा अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया बांध करीब 20 से 25 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। रूपा रेल की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जयसमंद बांध में पर्याप्त आवक की अब आसबंदी है। देखो, ये जो काम हो रहा है, जो सही भजनलाल जी कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, ये हमारे पानी के लिए, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और जो हमारी रूपा रेल नदी, ये दोनों नदी जयसमंद की तरफ आ रही, ये सभी गाँव में इनमें सिंचाई होती थी और गाँव इससे किसानों का पालन पोषण होता था। इससे जैसे कोटिकवास है, चांद फाड़ी है, धर्मपुरा है, अहमदपुर है, अल्लाहपुर है, ये सभी गाँव से ले जयसमंद तक राजस्थान सरकार में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अभी भजनलाल 3 दिन पहले दौरा किया है अलवर जिले का। यहाँ पे हमारे राजस्थान में जो नदियाँ सूखी पड़ी थी उनको पुनर्जीवित करने का कार्य उन्होंने राजस्थान सरकार ने दिया है। जो अभी जिला कलेक्टर के आदेश से 3 दिन पहले 12 रूपा रेल नदी का निरीक्षण किया, जिसमें जलकुंभी की सफाई के लिए 1.5 करोड़ का उन्होंने फंड दिया है। और जो 12 से उमरैन जो जयसमंद बांध है उसमें पानी जल्द से जल्द पहुंचेगा और उनकी देखरेख में अच्छा कार्य बीजेपी कार्य कर रही है। और मेरा कहना यह है कि राजस्थान में जो भजन सरकार ने जो काम किया है नदियों द्वारा पुनर्जीवित कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित योजना के तहत लेकर
प्रवाह मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही ERCP के तहत एनिकेट बनाकर उन्हें भी रूपा रेल नदी में जोड़ने का प्रयास है। ऐसा है कि रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय है और रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है जो ERCP योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एनिकेट बनाकर ERCP का पानी लाके पार्वती काली संख्या और रूपा रेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए DPR तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य है। अकबरपुर ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को चहल पहल रही। 8वीं कक्षा बोर्ड का रिजल्ट आने पर सुबह से विद्यार्थियों में उत्साह बना रहा। उधर A ग्रेड मिलने पर धर्मपुरा गांव निवासी संजू शर्मा का सम्मान किया गया। इस बालिका ने पुलिस सेवा में जाना अपना उद्देश्य बताया। साथ ही जानकारी दी कि वह खेत के काम में हाथ बटाने के अलावा रोजाना 5 घंटे पढ़ाई करती थी। हमारी A बनी है। ए तो कितनी देर पढ़ाई करती थी? आगे क्या बनना चाहोगे और कितनी पढ़ाई करोगे? मैं 3-4 घंटे पढ़ती थी और मैं पुलिस बनना चाहती। पुलिस में बनना चाहिए। और उधर अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आर्ट सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाली मेधावी नेहा शर्मा का भी अभिनंदन किया गया। इस छात्र ने नियमित अध्ययन पर बल दिया, साथ ही मोबाइल से दूर रहने की जरूरत बताई। इसके अलावा सफलता का श्रेय माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। उधर अभिभावकों और ग्रामीणों के अनुसार वे लड़का लड़की को एक समान बेटियों के पढ़ने पर विशेष ध्यान देते हैं। देखो हमारी लड़की पे बहुत गर्व है हमारे को। हमारी बच्ची ने टॉप किया है और हमारे गांव का और ये घर का और सबका, स्कूल का, विद्यालय का, सबका नाम रोशन किया है। GSS अकबरपुर से जो छात्रा है नेहा शर्मा, जिसने 89% बनाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, इसी के साथ माता पिता और परिवारजनों का और गांव का नाम रोशन किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे जाकर ये जिस उद्देश्य के इसने अपने बना रखा है उसको हासिल करे। और इस वर्ष ये कामना करूँगा, आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कि ये उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहे और अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का और अपने गांव का लगातार नाम रोशन करती रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छी पढ़ाई करती थी, उसने टॉप किया है और मैं ये चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह पढ़े। और हम सब खेती का काम करते हैं और हम यही चाहें कि और हमारे काम में भी हाथ बटाती थी और पढ़ती भी बहुत। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मेरी क्लास 12th में 89% बनी है। मैं धर्मपुरा की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अकबरपुर अलवर राजस्थान है। अच्छा, ये आपने इतनी परसेंटेज बनाई है, कितने घंटे आप नियमित पढ़ाई करते थे? मैं 6-7 घंटे तो शुरू से ही पढ़ती थी और स्कूल से रेगुलर आगे पढ़ती थी। जो मैडम जो पढ़ाते थे उनको नोट्स लिखवाते थे उनको, और फिर एग्जाम के टाइम में और ज़्यादा पढ़ने लग गई। मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी और 8-9 घंटे। फिर कौन सा सब्जेक्ट आप मेरे पास आर्ट्स थी। शनि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इसे अवधूत आश्रम के महंत अमन भारती महाराज और बाग वाली सरकार के महंत सजल अरोड़ा सहित पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। मंगल कलश यात्रा कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ होकर मालाखेड़ा गेट स्थित शनि मंदिर स्थल पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। इसके अलावा छबील लगाकर श्रद्धालुओं को शरबत भी वितरित किया गया। बड़ौदा में थाने के सामने स्थित श्री शनि महाराज मंदिर में भंडारा संपन्न हुआ। शनि महाराज के जन्मोत्सव पर यहां विशाल भंडारा संपन्न हुआ। श्रद्धालु प्रकाश जोशी और संजय जोशी ने बताया कि इस मौके पर दीप प्रज्वलन हुआ एवं भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ हुआ। इसमें आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में 8वीं बोर्ड में A ग्रेड प्राप्त छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने सभी का अभिनंदन किया। निदेशक पंकज खुराना और संस्थापक इंद्रापाल खुराना ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में एकता मंगलानी, मंजू गुप्ता, वंश खुराना, मनोहर लाल और महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय संचालकों, अध्यापिकाओं एवं अपने माता पिता को दिया। इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स ने, सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरी मैरिज से भी बहुत सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती थी। मैम ने, दीक्षा मैम ने भी साइंस अच्छे से पढ़ाई, मैम ने भी सबसे अच्छे से पढ़ाया मुझे।
अलवर में प्याज मंडी स्थित सरकारी सरसों खरीद केंद्र पिछले एक सप्ताह से सूना पड़ा हुआ है। यहां 20 मई से अब तक एक भी किसान सरसों बेचने नहीं पहुंचा। उल्लेखनीय है कि सरसों का समर्थन मूल्य 5950 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी के खुले बाजार में 6500 से लेकर 6600 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिल रहे हैं। उधर खरीद केंद्र के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद के अनुसार गत एक हफ्ते में किसी किसान ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। साथ ही अब तक 340 किसानों ने यहां 7786 क्विंटल सरसों एवं 8 किसानों ने 91 क्विंटल चने का विक्रय किया है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्याज मंडी केंद्र पर मैं जगदीश प्रसाद मुकेरिया, जनरल मैनेजर एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, अपने यहाँ समर्थन मूल्य पर जो चना और सरसों की खरीद की जा रही थी, उसमें अपने केंद्र पर जो है अलवर केंद्र पर तो 247 और मालाखेड़ा केंद्र पर 270, कुल 517 जो है 517 किसानों ने रजिस्ट्रेशन सरसों के लिए कराया था। और चने में 2 किसान अलवर केंद्र के और 17 मालाखेड़ा पे 19 किसानों ने चने के लिए जो है पंजीयन कराया। अब हमारे पास 27 तारीख तक 167 किसान सरसों के जो अलवर केंद्र पर और 173 मालाखेड़ा केंद्र यानी कि 340 कुल किसानों ने सरसों खरीद पे जो है बिक्री की है अपने, जिसमें से हमारे द्वारा 15,572 सरसों के कट्टे कुल जो कि 7,786 कुंटल सरसों खरीद की गई है। और चने में कुल 8 किसानों द्वारा 182 कट्टे और 91 कुंटल जो है सरसों हमारे यहाँ बिक्री की गई है। सर लास्ट किसान कितने तारीख को आए थे? अभी हमारे पास जो है 20 मई को लास्ट किसान द्वारा वो कराया गया, बिक्री की गई है। उधर व्यापारी नेता सत्य विजय गुप्ता का भी कहना है कि समर्थन मूल्य कम होने की वजह से किसान व्यापारियों को अपनी सरसों बेच रहे हैं। वहीं विदेशी तेल और डॉलर में तेजी की वजह से बाजार पर असर पड़ा है। आयात महंगा हुआ है और विदेशी तेल की कीमत भी बढ़ी है। ऐसे में स्वदेशी सरसों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सरसों की आवक करीब 4000 कट्टे के लगभग आ रही है, जो काफी कम है। कुछ तो किसानों ने रोकी हुई है, कुछ माल की भी शॉर्टेज है, तेलों में बराबर डिमांड है, तो भाव भी अपने इस साल की चरम सीमा पे है। पहले सुबह 6420-25 का भाव था, अब करीब लगभग 6500 के लगभग भाव हो चुका है। सर क्या कारण है कि सरसों की शॉर्टेज है और जो तेल मिल है उनमें सरसों की डिमांड बन गई है? इस बार जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन कर रहे थे मिल वाले, उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है, प्रोडक्शन भी कम हुआ है। कुछ सरसों हरियाणा गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट के पास चली गई है। कुछ बड़े जो किसान होते हैं वो अपनी सरसों जल्दी नहीं बेच के लास्ट में बेचते हैं, साल में 2 साल में बेचते हैं, तो उनका मन तेजी का होता है किसानों का। इस बार मिलर्स के पास सरसों का स्टॉक नहीं होने के कारण मिल वाले खाली हैं और तेलों में बराबर डिमांड आ रही है और विदेशी तेल इसका सपोर्ट कर। राजस्थान में 30 जिलों में पर्यावरण को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। यह कहना है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा का। उन्होंने कहा कि लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है। वहीं प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना एकमात्र उपाय है। वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने गांव उल्हाड़ी स्थित सरकारी विद्यालय में आम का बागीचा लगाया है। साथ ही गांव में 511 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीपल और बरगद के पौधों को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके। सर लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिस तरह से 47 टेम्परेचर हो रहा है, 48-50 भी हो सकता है। आपको लगता है कि गर्मी को रोकने के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए पेड़ लगाए जाना बहुत ज़रूरी है? तो आप परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वन पर्यावरण और संवर्धन परिषद भारत सरकार इकाई का मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस कार्य को लेकर हम कम से कम ना तो 20 जिलों में हमने कार्यशाला कर चुके और हम पौधा लगाते हैं और पौधा लगाने के बाद उसकी देख रेख की हमारे कार्यकर्ता सब उनको देख रेख में कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अब गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ा ना, ये क्यों बढ़ा?
ये देखिए हर घर में 3-3 एसी हो गए, गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ गई, ट्रैफिकों का काम हो गया। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से तुम सुविधाएं ले रहे हो, उससे पर्यावरण का संतुलन तब बनेगा जब आप अपने घर के आसपास और अपने यहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पेड़ लगाए ना। ऑक्सीजन की कमी हो रही है दिल्ली के अंदर, कैसे इतना वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इनको सबको ध्यान में रखने के लिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी भाइयों से, आप और हम पढ़े लिखे समझदार हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाएं और अपने इस राष्ट्र में पैदा होने का गौरवान्वित जो भारत में पैदा हुई है, इसमें पेड़ लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और एक पेड़ माँ के नाम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करें। सर, ऐसा जानकारी मिली है कि गर्मी में जो पौधे लगाए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि बारिश में तो क्या हरे भरे यूँ रहते हैं कि बारिश का पानी मिलता है, लेकिन अब जो गर्मी में पौधा टिकेगा वो लंबे समय तक टिकेगा। तो आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक पौधे गर्मी के मौसम में भी लगाने चाहिए? देखिए गर्मी के मौसम में पत्ते जरूर सूख जाएंगे, लेकिन अब जो पौधा लगाए थे 15 हमारा एक सीजन था 15 मई से पहले हम पौधा लगाने का कार्यक्रम किया था और हमने राजस्थान में कम से कम लाखों की संख्या में पेड़ लगाए हमारी परिषद के माध्यम से। और जो पेड़ हमने अब 15 मई से पहले लगाए थे ना, बीच में बारिश आ गई, इतने अच्छे फूट के बाहर आए हैं कि एक पेड़ नहीं मरा और सारे के सारे पेड़ जिंदे हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरे गांव उल्हाड़ी चांदपुर है, मैं उल्हाड़ी चांदपुर के अंदर 211 आम के पेड़ थाईलैंड के लगा के, आज मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, जिस स्कूल में मैंने अध्ययन किया था बचपन में, आज उस स्कूल में एक आम का बाग लगाने के लिए जा रहा हूँ। सारा आम का बाग, बहुत बड़ा आम का बाग। सर, कितने पौधे स्कूल में लगाने का लक्ष्य है? हमारा स्कूल में लगाने का लक्ष्य 500 का है। अभी 211 के आसपास हमने वहाँ लगाए हैं, जिसमें आम के भी हैं, सहसूद के भी हैं, शीर्ष के भी हैं और आंवले के भी हैं, अमरूद के भी हैं और मौसमी के भी हैं। एक बाग जिससे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी और गांव में एक प्रेरणा मिले कि हमारे गांव का रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता एक पर्यावरण के एनजीओ के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना और वो गाँव को ये दे के गया। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूँगा, जीवन ये बहुत अमूल्य है। इस जीवन को साकार करने के लिए अपने परिवार, अपने बेटे या अपने बहू या अपनी पत्नी या अपने बेटे की बहू के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का प्रयास करिए। भारत का विकास और मोदी जी का सपना साकार होगा। सर, आपको लगता है कि जब पौधारोपण करें तो सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये पेड़ और भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में काम आता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पीपल का पेड़ है, तो इसको अधिक से अधिक लगाने का आह्वान करना चाहिए, अपील करना। देखिए हमने ऑक्सीजन के जो पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, शीशम है और ये जो मनी प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ों को भी हमने प्रेरणा देते हैं। पीपल के पेड़ को सार्वजनिक जगह पर लगाने के 3-4 फायदे, एक तो वो बहुत घना होता है और एक हमारे भारतीय जन संस्कृति में सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इस सनातन धर्म में हम पीपल देवता को पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव भी मानते हैं इसको। तो ऐसे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमने लाखों की संख्या में कम से कम 20,000 के आसपास अपने पीपल के पेड़ों को भी लगाया है। बीबी रानी स्थित परमहंस उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रितिका सैनी ने 94.40% अंक लेकर क्षेत्र में कीर्तिमान बनाया है। इस स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में रितिका सहित अन्य टॉपर विद्यार्थियों का अभिनंदन हुआ। विद्यालय डायरेक्टर हंसराज यादव ने बताया कि अंतिम कुमारी दिव्यांका बाई, चमन कुमार, नेहा बाई, गरिमा, खुशबू यादव, तनीषा सिराधना, अंजलि यादव और अंजलि चौधरी भी इसमें शामिल हैं। वहीं निदेशक हंसराज यादव भी यहां मौजूद रहे। साथ ही प्रधानाचार्य मुकेश भाई यादव ने सभी बच्चों का यहां अभिनंदन किया। मैं परमहंस उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबी रानी की छात्रा हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंतिम कुमारी है। जी, अंतिम बेटा, आपकी सफलता का श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? मैं मेरी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ और माता पिता को देना चाहती हूँ, तथा साथ ही हमारे विद्यालय के संस्थापक श्रीमान हंसराज गुरु जी के मोटिवेशनल से, प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी से अमीर बनाने का झांसा देकर सैकड़ों के साथ की ठगी, पीड़ितों ने कोतवाली और एनबी थानों में करवाई एफआईआर। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों का लगाया चूना, पीड़ितों ने कार्रवाई की लगाई गुहार। नाबालिग की बरामदगी की मांग पर मिनी सचिवालय पर दिया धरना, बहादुरपुर से हुआ था अपहरण। और झिरंडिया हत्याकांड में 2 को हुई उम्र कैद और 2 को सुनाई 10 साल की सजा, अलवर के SC/ST कोर्ट ने सुनाया फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।